अस्सलाम वालेकुम। सिटी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, हर बार शो में हम मैच की बात करते हैं, पॉलिटिकल मैच की। आज क्रिकेट मैच की बात हो जाए। नहीं यार, रहने दो। क्यों, कैसे रहने दो? इतने डिप्रेस्ड हैं, इतने अफसरदा हैं सारे पाकिस्तानी के। एक ही तो हमारी एंटरटेनमेंट है क्रिकेट मैच के थ्रू जो हमें मिलती है, और ऐसा मैच होता है फिर कि आपको ट्वीट पे मजबूर कर देता है। आप बहुत रेयर ट्वीट करते हैं। नहीं, वो ठीक है, मैं आप सही कह रही हैं बात, मगर बात यह है कि मैंने परहेज़ किया है क्रिकेट के ऊपर कमेंट्री करना। उसकी वजह यह है कि उसको एक सियासी तौर पे लोग देखते हैं, नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं कि जी आप ख़ुद वापस जाना चाहते हैं इसलिए आप तनकीद करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। दिल मेरा बहुत कुछ कहने को है, तकलीफ़ भी बड़ी है। मुझे नज़र आता है कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। मैच देखा था आपने? मैच मैंने देखा था। आपका चेहरा बता रहा है कि आप बहुत दुखी हैं इस मामले को लेकर, नहीं लेकिन तो शायद आपके दुख की नोयत थोड़ी मुख्तलिफ इसलिए कि आप चीज़ें जानते हैं बहुत। हाँ, ये भी है, और जो चीज़ें साथ साथ पता चल रही हैं क्या हो रहा है वहाँ, हाँ, अंदर की बातें पता चलती अब रहती होता है हैं। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस के आप इस पे बात करें, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि बात यहाँ तक कैसे पहुँची। तो आज तो रिक्वेस्ट है मेरी कि आज आपको बात करनी होगी, प्लीज़। देखिए, मैं बड़ा मायूस हूँ और गुस्सा भी है। मेरा ख्याल है इस सूरत में मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। मायूसी के साथ मैं और लोगों को मायूस ना कर दूँ, गुस्से के साथ मैं कोई ऐसी बात ना कह जाऊँ जो कि बाद में मैं पछताऊँ कि गुस्से में मैंने बात कर दी। चलें, आप ऐसे करें, आप वो जो सवाल मैं ही करूंगी और जो सब ने पूछे हुए हैं उन्हीं का जवाब दें, क्योंकि टॉप ट्रेंड रहा है कल से मोहसिन नकवी एंड ये क्रिकेट मैच ट्विटर पर भी। तो उससे मुझे याद आया कि कुछ अर्सा पहले आपने मुखलिसाना कुछ मशवरे दिए थे। एक क्लिप आपको दिखाना चाहूँगी जी। ओके, मैं आपको बता दूँ, इन गुड एडवाइस, ओके, सिंसियर, इनकी जो एडवाइजरी टीम है ना क्रिकेट के ऊपर, जी, उसमें बड़ी खामियां हैं। मोहसिन डजंट नो इनफ अबाउट क्रिकेट, लाइक आई डिडंट नो मच, बट आई लर्नड ऑन द जॉब। इट टुक मी 4 years 5 years टू लर्न। आगे डिसीजंस आनी है सिलेक्शन कमेटी की, आगे डिसीजंस आनी है कैप्टन्स की, आगे डिसीजंस आनी है कोचेस की, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। तो अगर आपने ये गलत फैसले किए तो वो सारे नज़र आएंगे वर्ल्ड कप के दौरान। अब आपने जो मशवरे दिए, क्या उन पे ध्यान दिया? क्या मेरा ये सवाल है आपसे। नहीं, नहीं अच्छा, दिया। दिस इज़ वाई। अच्छा, मुझे नहीं याद था कि ये बातें मैंने मुझे कही याद हैं। था। अच्छा, हाँ, बिकॉज़ ये हकीकत है। तो फिर यहीं से बात शुरू करते हैं कि जो मैंने जो पहली बात कही थी वो यही कही थी कि आपको क्रिकेट के बारे में इस वक्त ख़ास पता नहीं है, और कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था जब मैं शुरू में क्रिकेट में गया। पैशन अपनी जगह पे, पसंद अपनी जगह पे, पैशन अपनी जगह पे, मगर ये बहुत मुश्किल, ये इसमें सिर्फ क्रिकेटर्स के इशू नहीं है, मैनेजमेंट के भी इश्यूज हैं। तो फिर मैंने सीखा जी, और कोशिश की जल्दी सीखूं और गलतियां ना करूं, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे रिज़ल्ट्स आने शुरू हुए कि उससे पता चलना चाहिए लोगों को कि हमने सीख के अच्छी कारकर्दगी की थी। हमारे ज़माने में पाकिस्तान की टीम टेस्ट टीम की रैंकिंग्स में भी नंबर 1 पे पहुंची, ओडीआई की रैंकिंग्स में भी नंबर 1 पे पहुंची, T20 में भी 1-2 दिन के लिए पहुंच गई थी, और फिर चैम्पियंस ट्रॉफी भी हमने जीती। जी, मगर उसके बाद एक डाउनस्लाइड ही आई है, और उसकी बहुत सी वजूहत हैं जिसकी तरफ मैंने यहाँ निशानदेही की है। मैं आपको बताऊं कि यही चीज़ें पिछले भी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं पीसीबी में, उन्होंने इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, और इसलिए जो टीम की कारकर्दगी है वो गिर रही है। तो अब वो पुरानी बातें बाद में कर लेंगे, मगर आज की सूरत हाल ये है कि मैंने ज़िक्र किया कि आपने जो सिलेक्शन कमेटी जी, की तरफ तवज्जो दें, आप दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। अब इससे बहुत सी बातें मैं कह सकता हूँ, मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ कि सिलेक्शन कमेटीज़ कैसे बनती हैं, कौन सी ख़राब होती हैं, कौन सी अच्छी होती हैं, क्या प्रेशर्स होते हैं चेयरमैन के ऊपर, और किस किस्म की लीकेजेस होती हैं, किस किस्म की सिफारिशें चलती हैं। बट इससे बड़ा ज़रूरी ये होता है कि चेयरमैन के अलावा जो नेशनल सिलेक्टर जो है उसका बहुत अहम रोल होता है। अगर वही एक सिफारशी हो, या वो एक दयानतदार और मैन ऑफ इंटेग्रिटी ना हो, तो फिर बहुत से
सिलेक्शन कमेटी के बाकी लोग भी जो हैं वो उधर देखते हैं और वो फिर चल पड़ते हैं। मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ कि नकवी साहब की जो दोस्ती है वहाब रियाज के साथ, ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ऑन द टीम। देखिए, मेरे ज़माने में वहाब रियाज खेलते थे, सिलेक्ट भी होते थे। मैं बहुत से प्लेयर्स को ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, मगर वहाब रियाज कोई ख़ास आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं थे। अच्छे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस ज़रूर थे उनके, मगर बड़ी इनकन्सिस्टेंसी थी इवन एज अ फास्ट बॉलर। मगर उसके बेसिस के ऊपर एक नेशनल सेलेक्टर बना देना, पहले पंजाब गवर्नमेंट में उनको ऑल एंड ऑल लेके चले जाना, और उसके बाद एज मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, उसके बाद उनको पीसीबी में बना देना हेड, सीनियर मैनेजर, सीनियर सेलेक्टर बना देना। और अभी भी उनकी बात चलती है, वो उनकी सिफारिशें चलती हैं, उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स चलती हैं। इट्स नेवर अ गुड आइडिया। अगर जो चीफ सेलेक्टर होता है वो तो या इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो जिसको सब तस्लीम करते हैं उसकी इंटेग्रिटी, मगर अनफॉर्चुनेटली वहाब इज़ नॉट सच अ पर्सनैलिटी। आई एम सॉरी टू से दिस, उनके ऊपर दाग भी हैं, जो कि कुछ और क्रिकेटर्स के ऊपर भी दाग है, एंड इसलिए इट वाज अ मिस्टेक टू मेक हिम चीफ सेलेक्टर या मिस्टर नो ऑल। तो ये सिर्फ दोस्ती की वजह से ये हुआ है, क्योंकि इनकी आपस में बड़ी दोस्ती है। अब हो सकता है मोहसिन समझते हो कि ही इज़ जेन्युइनली केपेबल एंड कॉम्पिटेंट, मगर रिजल्ट्स आपके सामने हैं। क्या है रिजल्ट्स ये हैं कि टीम डिवाइडेड है, बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं नज़र आई। कि देखिए, मैं एक बात आपसे कहूँगा, ये सारे प्लेयर्स जो है ना इंडिविजुअली 9 आउट ऑफ 10 बड़े टैलेंटेड हैं। अच्छा, एक आध सफारशी है, मगर 9 आउट ऑफ 10 खुद अपनी उनकी बड़ी टैलेंट है। मगर क्या 9 और 10 टैलेंटेड क्रिकेटर्स एक टीम बना सकते हैं? नो। टीम का कॉन्सेप्ट ही फ़र्क है। टीम ये होती है जिसका एक लीडर होता है और लीडर की बात चलती है, और टीम बिल्कुल एक यूनिट के तौर पे चलती है। टीम के अंदर डिविजन्स नहीं होती, टीम के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होती, टीम के अंदर मायूसी नहीं होती, टीम के अंदर डिविजन्स और नहीं होती इस किस्म की चीज़। इस टीम के अंदर मैं देख रहा हूँ कि अब से नहीं, कुछ अरसे से, जब से ये इशू शुरू हुआ कैप्टन कौन बनेगा, पहले बाबर आजम को हटाया, फिर बाबर आजम को लगाया, फिर उसकी बेइज्जती भी की, फिर उससे रेजिग्नेशन लिया, फिर वापस बुला के सॉरी किया, बहुत कुछ किया जी। और इसके दौरान फिर बाकी लोगों की एम्बिशंस भी वहाँ हो गई, फिर कोई और कैप्टन बना दिया, आपने शाहीन को कैप्टन बना दिया। तो अब ग्रुप्स बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक ग्रुप है जो कि शाहीन को सपोर्ट करता है, अच्छा, और एक ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, 2-3-4 लोगों का जो बाबर के साथ है, मगर ज़्यादा लोग जो हैं वो शाहीन के साथ हैं, या शाहीन के साथ भी उतने ही लोग हैं जितने कुछ साइलेंट भी हैं, चुप हैं, वो कब देखते हैं इधर जाना है उधर। तो डिवीज़न है, ग्रुप्स हैं, फिर वहाब के अपने ग्रुप्स हैं, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, अच्छा, एंड सो ऑन। और तो ये एक तो पहली बात है कि टीम में टीम स्पिरिट नहीं है, टीम डिवाइडेड है, और उसकी वजह जो है शुरू कैप्टनसी से होती है और फिर अंदर अब चलती है। दूसरी एक और भी चीज़ है जिससे लोगों ने तवज्जो नहीं दी, शायद बात मेरी पसंद नहीं आएगी अगर मैं करूँगा तो, मगर मुझे करनी है। ये जो इस वक्त 10-12 जो टॉप क्रिकेटर हैं उनमें से 6-7 तो पश्तून हैं। अच्छा, अब वो एक नेचुरल यूनिटी बन जाती है, एथनिक यूनिटी बन जाती है। कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि फ़लाना सिंधी है या फ़लाना पश्तून है या फ़लाना पठान है, ये नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑल बी पाकिस्तानीज़। और ये मोटिवेट करना पड़ता है, ये इंस्टिल करना पड़ता है, इसके ऊपर काम करना पड़ता है कि लोग अपनी लोकल आइडेंटिटी को हटा के एक नेशनल आइडेंटिटी की तरफ चलें। मगर इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यू नीड टू हैव कोचेस जो कि इस किस्म की बातें करें, उनको समझाएं, और कभी भी ये इश्यूज़ को सामने ना आने दें। आपको मैं बताऊं आयशा, जब ये सिलेक्शन कमेटी हम बनाते थे तो हमें ये कहा जाता था मीडिया की तरफ से कि ये यार ये देखें ना, ये पंजाबी या ये कराची सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारा क्रिकेट का बेशतर मीडिया जो है, ये पावरफुल मीडिया जो है वो कराची बेस्ड है। तो वहाँ से ये आती थी कि जी कराची का एक सेलेक्टर ज़रूर होना चाहिए। कोशिश तो ये करें कि नेशनल चीफ सेलेक्टर भी कराची का हो और बाकी भी सेलेक्टर जो है कराची का हो। इससे फिर ये डिमांड आई कि हर प्रोविंस का एक सेलेक्टर होना चाहिए।
अब बलूचिस्तान का भी एक सिलेक्टर होना पड़ेगा। अब बलूचिस्तान में तो कोई स्टार क्रिकेटर बना नहीं है अभी तक, मगर फिर भी वो कहते हैं, सिलेक्टर कहता है मुझे बलूचिस्तान का भी एक बंदा रखना है। ये इश्यूज चलते हैं। इसी तरीके के साथ वो सिंध वर्सेस कराची वर्सेस इंटीरियर सिंध, ये सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। सिलेक्टर्स करते क्या है, अगर आपने सिलेक्टर हर प्रोविंस का एक रखा हुआ है ना जी, और जितना भी वो कॉम्पिटेंट है, जितना भी वो अच्छा है, जितना भी वो उसकी इंटेग्रिटी है, सॉलिड है, जब उसके ऊपर ये प्रेशर आता है ना कि ये अपना भी बंदा रखो ना जी, तो फिर वो होता ये है कि वो कहते हैं मेरा है बंदा रख लो, वो दूसरा पंजाबी सिलेक्टर कहता है मेरा है ये बंदा रख लें, फिर वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाती है जो कि मेरिट पे नहीं होती। ठीक, तो एक तो ये प्रॉब्लम चलता रहता है। दूसरा ये प्रॉब्लम है कैप्टन की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं। हमारे ज़माने में कैप्टन जो थे, एक आध कैप्टन ने बड़ा प्रेशर डालना कि एक दो दोस्त क्रिकेटर्स को, अब जो उनके साथ डिपार्टमेंट में खेलते थे उनको भी टीम के अंदर डाला जाए। अच्छा। और वो कैप्टन को आप ना नहीं कर सकते, वो नाराज़ हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये कॉन्स्टेंट इश्यूज चलते रहते हैं। ठीक है, इनके लिए यू नीड ए टीम ऑफ मैनेजर्स एंड कोचेस जो बड़े प्यार से, मोहब्बत से, बट फर्मनेस के साथ ये सारे जो इन्फ्लुएंसेस आते हैं इनको अलग रखें और प्रोफेशनल रखें। बिकॉज ये सारी दुनिया में ये प्रोफेशनलिज्म, वहाँ कोई सिफारिशें नहीं चलती। ये पाकिस्तान है जहाँ सिफारिशें भी चलती हैं। और मैं भी ये भी बता दूँ कि कभी कभी सिफारिश बहुत ऊपर से आ जाती है। अच्छा, जो कि सियासी लोग हैं जो कि सियासी तौर पे सिफारिश कर देते हैं, और अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं है चेयरमैन तो फिर वो भी आप गिव इन कर देते हैं। तो इस तरीके से मायूसी भी फैल जाती है टीम के अंदर कि फलाना तो सिफारशी है। अब फॉर एग्जांपल ये करंट टीम के अंदर एक आध बंदा है जिसको लोग सारे कह रहे हैं सिफारशी, बहुत ज़्यादा तनकीद होती है कमेंटेटर्स की। अच्छा, उसमें कप्तान उसको सपोर्ट करता है ऑन सम ग्राउंड और द अदर, मगर कोई जवाब नहीं बनता। फिटनेस लेवल भी देख के लोग, अच्छा अब वो कहाँ से सिफारिश आई, क्यों, कितने दफ़ा उनको आप खिलाएंगे। बाकी लोग जो बैठे हुए हैं बाहर बेंच के ऊपर वो मायूस हो जाते हैं कि जी हमें तो प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का, तो यहाँ तो 15 मैचेस में आपकी एवरेज आ रही है 10 के अंडर, तो आप कैसे इनको कॉन्स्टेंटली खिलाई जा रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पर एक बात सिर्फ समझ नहीं आती कि आपने जो बताया इतने सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, इतने सारे रीजंस होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एंड पे आके मामला रह जाता है सिर्फ और सिर्फ हेड कोच या कैप्टन का। कैप्टन ने टीम को टीम वर्क सिखाना है कि वो फील्ड में ऐसे खेले। बाबर आजम साहब जो खुद तो इंडिविजुअली कामयाब तरीन बैटर हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, लेकिन टीम से वो काम नहीं ले सके, इसकी क्या वजह? ही इज़ नॉट, लीडरशिप के प्रॉब्लम्स हैं। लीडरशिप बहुत मुश्किल काम है। लीडरशिप के लिए इंस्पायर करना पड़ता है लोगों को। आप सिर्फ अपनी ज़ाती बैटिंग के साथ नहीं, आपकी एक साइकोलॉजिकल अप्रोच भी होती है टू ईच इंडिविजुअल प्लेयर। ये इसके ऊपर इंग्लैंड का एक बहुत अहम कैप्टन रहा है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन तो इतनी अच्छी नहीं थी, मगर कैप्टन बहुत ज़बरदस्त था और उसने एक कमज़ोर इंग्लैंड टीम को काफ़ी मैचेस जिताए। उनका नाम था माइक ब्रेयरली। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं कैप्टनसी के ऊपर और उनका बड़ी शोहरत है इस चीज़ में कि कैप्टनसी होती क्या है, कैसे करते हैं। अच्छा, मगर मेरा ख्याल है यहाँ किसी चेयरमैन ने वो किताब नहीं पढ़ी होगी और किसी कैप्टन ने वो किताब नहीं पढ़ी होगी कि कैप्टन के लिए क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं और क्या उनको करना पड़ता है और किस किस्म की सोच रखनी पड़ती है। तो बहरहाल वो अलग बात है, मगर ये जो टीम है इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो थोड़े चेंजेस आए कैप्टनसी में पिछले दिनों, शान मसूद, फिर उसके बाद शाहीन आफरीदी, आपको लगता है कि वो अच्छे इंतखाब थे? अगर उनको रखा जाता तो शायद नतीजा इससे, देखिए यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रुपबाजी है। इमाद की लगती है किसी के साथ, किसी के साथ लगती है, सिलेक्शन नहीं होती, सिलेक्शन होती है तो सही जगह पे भेजा नहीं जाता, एंड सो ऑन। मैं अच्छा, इंडियन टीम में भी ग्रुपिंग है, आप कोहली देखें, रोहित शर्मा देखें, लेकिन पाकिस्तानी टीम जैसा इंडियन टीम में इस किस्म की कभी भी ग्रुपिंग नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। इस किस्म की ग्रुपिंग कभी नहीं हुई इंडियन टीम में, सॉरी। अच्छा, हाँ, ये गलत फहमी है कि इंडियन टीम में उस किस्म की ग्रुपिंग हुई है। वहाँ बड़ा सख्त 2-3 उनके कोचेस हैं, नेशनल कोचेस, जो कैप्टन्स भी रहे हैं। अच्छा। और वो बड़ी सख्ती के साथ इस चीज़ के साथ डील करते हैं, एंड दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल। द्रविड़ एंड शास्त्री, दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए मैं समझता हूँ ऐसी नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं। तो पाकिस्तान में फॉरेन कोचेस, आइए अब मैं अगली बात करने वाला था कि टीम की तो इशू जो है कि ये टीम नहीं है,
इसमें टीम स्पिरिट नहीं है, इसमें डिविजन्स हैं और इसके अंदर टैलेंटेड लोग हैं, सारे टैलेंटेड हैं, मगर दे आर नॉट कमिंग टुगेदर। पहली बात। दूसरी बात ये है कि कौन इनको इकट्ठा करेगा। मैंने जो फार्मूला इख्तियार किया था वो जो कामयाब रहा, और कामयाबी 100% तो हमेशा होती नहीं है, बहुत हद तक कामयाब रहा। मैंने सेलेक्ट किया था एक ऐसा नेशनल कोच, और उसको मैंने कहा तुम अपनी टीम लेके आओ कोचेस की। क्यों, जैसे क्रिकेट की अपनी टीम होती है कैप्टन की, और इसी तरीके के साथ जो नेशनल कोच होता है वो अपने कोचेस लेके आए, ताकि कोचेस एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जो नेशनल कोच डिफाइन करता है उसको फॉलो करते हैं। ये नहीं कि फलाना जो है उसका तल्लक ही नहीं है इसके साथ। अब यहाँ ये हो रहा है आजकल कि बैटिंग कोच कहीं और से आ गया, किसी और ने उसको सिलेक्ट किया, उसका कोई तल्लक ही नहीं है। फास्ट बॉलिंग कोच जो है वो आपने अलग सेलेक्ट कर लिया। नेशनल कोच जो है वो पता ही नहीं, कोई है भी नेशनल कोच के नहीं है, एक है, उसको ये नहीं पता कि जो बाकी कोचेज हैं उनको किसने सेलेक्ट किया। तो इस किस्म के इश्यूज़ हैं। मैंने जो टीम बनाई थी कोचेस की, उसके अंदर एक सेंट्रल कमांड था, उससे आगे लोग चुने हुए थे, उनसे वो काम लेता था, सारे मिल के प्लेयर को आइडेंटिफाई करते थे, जहाँ प्रॉब्लम्स थे उनको डील करते थे। यहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है। इन्होंने तो अभी तक एक नेशनल कोचेस की तो एक सिलेक्शन ही सही नहीं हुई, और आने से पहले ये ऐसे है जैसे कि जी एक अब गैरी कर्स्टन को उन्होंने कोच लगा दिया है। अब मतलब है यार, अगर आपने गैरी कर्स्टन को कोच लगा दिया है तो फिर गैरी कर्स्टन को कहना था कि यार 4 बंदे अपने और लेके आओ साथ। मगर ऐसे तो नहीं किया, पहले ही चूज़ कर लिया किसी को कि भाई आप फलाना ये होगा, फलाना ये होगा, अब एक कोच ऊपर वाला कोच ढूंढना है, और जी वो बड़ा अच्छा है और उठाड़ ले। ऐसे नहीं होता। वो भी एक टीम होती है, वो भी एक टीम होती है, वो भी नहीं हुआ यहाँ। वो केमिस्ट्री उनकी भी होती है, वो बिल्कुल उनको पता होता है कैसे चलना है कैसे नहीं चलना। तो अब ये है कि बाबर आजम और गैरी कर्स्टन के दरमियान भी इश्यूज़, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वहाँ वो भी इश्यूज़ हो गए हैं। कर्स्टन का ये कहना है कि स्ट्रेटजी जो हम बनाते हैं वो फिर कैप्टन फॉलो नहीं करता। वो कैप्टन कहता है मैं ऑन द ग्राउंड होता हूँ, मैं वहाँ इम्प्रोवाइज़ करता हूँ, मैं कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करूँ, जबकि ये हो रहा होता है वो हो रहा होता है। तो ये लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट गुड। उस प्लेयर्स देखते हैं कि ये मोरल डाउन होता है। ठीक। तो इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देयर इज़ नो टीम, और एफर्ट भी नहीं बनाया जा रहा। अच्छा। अब चेयरमैन साहब जो है वो समझते हैं कि धमकी दे के या पैसे दे के टीम स्पिरिट वो बनवा देंगे। वो कहते हैं कि जी $1,00,000 दूंगा अगर आप जीतेंगे। फिर ये कहते हैं जो परफॉर्म नहीं करेंगे मैं सैक कर दूंगा। ये उनके लफ्ज़ है, मेरे लफ्ज़ नहीं। रिपोर्टेडली हाँ। नहीं, मैंने खुद सुना है, उन्होंने वीडियो सुनी है मैंने उनकी। अच्छा। तो ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ नॉट अ मिलिट्री कैंप और अ मिलिट्री आर्मी यूनिट। ये एक इंडिविजुअल जो है वो स्टार है, ही इज़ अ पर्सन इन हिज ओन राइट। ये नहीं है यस सर ऑल गुड मैन फॉल इन लाइन, सैल्यूट नहीं मारेंगे वो ऐसे नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट क्रिकेट इज अबाउट, प्रेस्टीज एंड आल्सो व्हाट स्टारडम इज अबाउट। तो इनको आप बूट कैंप भेज के, आपका ख्याल है इनकी कमर तोड़ के आप इनको धमकियां दे के इनको कहेंगे जी फॉल इन लाइन, ये कभी भी वो तो प्रेशर में आ जाएंगे। दे आर ऑल इंडिविजुअल्स, इसीलिए उनका इतना टैलेंट है, इसीलिए वो इतने स्टार्स हैं। वो एक रूटीन लाइनअप से नहीं निकले हैं, वो दे हैव कम आउट ऑफ हियर, कोई इधर से आया कोई इधर से आया, बिकॉज ऑफ देयर प्रोडिजियस टैलेंट। तो मैं समझता हूँ इस किस्म की एटीट्यूड भी कि इज़ नॉट गुड फॉर द टीम। उनको धमकियाँ भी देना और ब्राइब्स भी ऑफर करना, दैट इज़ नॉट हाउ यू मेक टीम। फ्लॉज दूर करें, जो टेक्निकल फ्लॉज आपने जिनको आइडेंटिफाई किया, लेकिन क्राइसिस से निकलें कैसे? अब क्राइसिस से कैसे निकलें, देखिए इसके लिए कितना टाइम है आपके पास? मेरे ख्याल है 1-2 मिनट रहते नहीं, 1-2 मिनट तो नहीं, मुझे फिर आप 10 मिनट दें। हाँ। मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 5-6 साल से हो क्या रहा चले है, फिर। जिसकी वजह से अब यहाँ आप पहुँच गए। वो अगर आपको समझ नहीं आएगी कि क्या होता रहा है जिसकी वजह से आप यहाँ पहुँचे हैं, तो जब आप आगे देखना चाहेंगे कि आगे आपने क्या करना है, तो फिर आपको समझ आएगी कि क्या प्लान बनाना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, वो प्रोड्यूसर साहब की राय आई है कि वो जब हम इंडिया से हारेंगे तब आपसे पूछ लेंगे, लेकिन मुझे आपसे ये सवाल करना है ब्रेक से पहले। खुदा ना खास्ता क्रिकेट फॉलोअर्स नाराज हो जाएंगे। नहीं डिस्कस करनी है, नहीं, बस 1-2 मिनट रहते हैं। नहीं, मैंने वो बात करनी है। कौन सी बात? कि पिछले 5 साल में क्या होता रहा है। अच्छा, वो बिल्कुल उसके बगैर दिस डिस्कशन इज मीनिंगलेस, वेस्ट हो जाएगी। चले फिर कर लेते हैं, ब्रेक ले लें। थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर क्योंकि आगे हमें जो बड़ा चैलेंज दरपेश है, इतना इस जीत पर, अमेरिका की इस जीत पर अमेरिकी खुश नहीं हुए जितना इंडियन क्रिकेट फॉलोअर्स जो हैं, जो फैंस हैं, उन्होंने खुशी का इजहार किया, क्योंकि अगला मैच 9 जून को जो भारत से होने जा रहा है, इतवार का दिन होगा और मेला सजा होगा, जिसकी टिकट्स भी $200 से $20,000 तक पहुंच चुकी है, जिनकी कीमत इंडिया में समझा जा रहा है इट्स अ केक वॉक।
नाउ फॉर इंडियन टीम इस डिफीट के बाद, ऑलमोस्ट टीम से डिफीट के बाद। तो देखते हैं सेठी साहब क्या आइडेंटिफाई करते हैं हमारी टीम से मुतालिक, ब्रेक के बाद आके। वेलकम बैक टू द शो। तो सेठी साहब, आप बताना चाह रहे थे कि पिछले कुछ अरसे से क्रिकेट टीम के साथ, इस खेल के साथ हुआ क्या है कि तसलसल और इस्तेहकाम का तो कोई तस्वुर ही नहीं रहा। जी हाँ, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 5 साल में जो कुछ होता रहा है क्रिकेट मैनेजमेंट में, उसकी वजह से बहुत नुकसान हो गया। और आगे गोइंग फॉरवर्ड जो लोग ये फैसले करते हैं उनको ये सामने रखनी चाहिए चीज़ें व्हेन दे टेक दीज डिसीजंस। हाँ, पहली बात तो ये है कि जब से मैं गया हूँ, मैं 2018 में छोड़ के गया। मैंने रिज़ाइन किया था कि खान साहब और मेरा जो मौक़िफ़ था क्रिकेट के बारे में फ़र्क था। वो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम यहाँ लाना चाह रहे थे, मेरा ये मौक़िफ़ था कि वो यहाँ नहीं चल सकता। तो इसलिए फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया, मैं चले गए। खान साहब लेके आए एहसान मानी साहब को। एहसान मानी साहब का पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था। ही वॉज एन अकाउंटेंट जो कि इनके शौकत खानम में भी काम करते थे, और आईसीसी में भी उनका एक उस वक्त ही वाज सर्विंग एज फाइनेंस डायरेक्टर, और उस वजह से रोटेशन में वो चेयरमैन बने वहाँ। मगर नॉलेजेबल हैं, पैशनेट थे। पाकिस्तान के बारे में उनको ख़ास पता नहीं था इन माई व्यू, बट ठीक है, मुझे भी नहीं पता था जब मैं आया था, मैं भी सीखा। मगर जो उनको जो टास्क दिया गया कि जी आप 6 टीमें बनाएं, ये जो सारी डोमेस्टिक क्रिकेट है इसको तब्दील कर दें, डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर दें, ये कर दें, वो कर दें, वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। खान साहब ने ये फ़ैसला किया। मानी साहब ने ट्राई करने की कोशिश की कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उन्हें समझ आ गई कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा, बड़ा मुश्किल काम है। उन्होंने खान साहब को समझाने की कोशिश की। वो लेके गए अपने लोगों को, सबको, कि जी नहीं देखिए ऐसे नहीं है। खान साहब ने झिड़कें दे दी उनको। बस वो उसके बाद वो आए, उन्होंने फिर वही इम्प्लीमेंट किया खान साहब का सिस्टम कि सारी जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की 16 टीमें और डिपार्टमेंट टीम्स और ये सब ख़त्म करके 6 टीमें बनाने का फ़ैसला किया। वो 1.5 साल 2 साल लग गए उनको, जिसके दौरान ना 6 टीमें आई 1.5 साल के बाद। उसके दौरान जो पुरानी टीमें, जो पुराना स्ट्रक्चर चल रहा था, वो हाफ हार्टेडली चलता रहा, क्योंकि इनका ये ख्याल था इसको हमने ख़त्म करना है, तो तवज्जो ही कोई नहीं दी। 2 साल कोई डोमेस्टिक क्रिकेट किसी किस्म की कोई खसूसियत नहीं थी, कोई उसकी अहमियत नहीं थी। उसके बाद ये आए, उन्होंने ये डोमेस्टिक क्रिकेट को चेंज करने की कोशिश। इतने उनको प्रॉब्लम्स आए, इतने चैलेंजेस आए कि वो उसको कामयाब नहीं कर सके। फिर धक्का स्टार्ट करके उनको किया और उनको फारग कर दिया इमरान खान ने, क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। उसके बाद रमीज़ राजा साहब को आए। रमीज़ राजा साहब को भी मैं ये समझता हूँ, ही डिडंट हैव द करेज टू टेल खान साहब ये नहीं चलेगा। उन्होंने चाहते थे मैं चेयरमैन बनूं, उन्होंने कहा जी खान साहब फिक्र ही ना करो, मैं कर दें। उन्होंने भी आके कोशिश की, उनसे भी नहीं चली। उसके बाद सियासत शुरू हो गई फिर से। खान साहब गए तो मुझे नॉमिनेट किया गया कि आप जाएं। मैंने कहा जी मैं अगर गया तो मुझे तो पुराना सिस्टम लाना है जो मैं छोड़ के गया था। डिपार्टमेंट क्रिकेट को भी रिवाइव करना है, डोमेस्टिक क्रिकेट को भी रिवाइव करना है। ये पिछले 3-4 साल जो हुए ये तबाही थी, एक नया क्रिकेटर नहीं निकला। PSL से लोग निकल रहे हैं, मगर जो बेसिक चीज़ थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट से क्रिकेटर्स निकलते थे और डोमेस्टिक क्रिकेट को रीओरिएंट करना था। उसका सारा स्टाइल इज टेस्ट क्रिकेट, उसको भी रीओरिएंट करना था टू वनडे एंड T20 क्रिकेट, बिकॉज दैट इज़ द हॉलमार्क नाउ आजकल। दैट्स वेयर द मनी इज़, दैट्स वेयर द इंटरेस्ट इज। मगर वहाँ भी कोई नहीं दी थी और वो वैसे ही चल रहा था। तो मुझे इन्होंने कहा जी आप करें जाके। अच्छा। मैंने वो जब तैयार कर लिया सारा ढांचा, तो फिर सियासी इंटरफेरेंस हुई और जरदारी साहब ने इंसिस्ट किया कि नहीं, ज़का अशरफ को हमने लगाना है। तो सियासी इंटरफेरेंस की वजह से फिर मैंने रिज़ाइन किया, मैं चला गया। ज़का अशरफ साहब आए, 7 महीने रहे वो, और जो उन्होंने उनके ज़माने में जो कुछ हुआ वो आप जानते ही हैं कि वर्ल्ड कप भी हारे, सब कुछ हुआ। और ये सारी लड़ाई झगड़े जो हैं बाबर आजम के और शाहीन शाह अफरीदी, और कैप्टन कौन बनेगा नहीं बनेगा, कौन सिलेक्टर होगा, क्या होगा, ये सारे उनके ज़माने में हुआ। सारे गंदे बीज जो थे ना, एक दफ़ा फिर ये सारी क्राइसिस है। अच्छा, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब को ले आए। अब मोहसिन नकवी साहब वहाब रियाज को साथ ले आए। वहाब रियाज को पहले मोहसिन नकवी साहब ने अपनी टीम में रखा हुआ था पंजाब गवर्नमेंट के, और मोहसिन नकवी साहब का भी पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ है और जरदारी साहब के बड़े करीब है। ज़का अशरफ भी बड़े करीब थे। तो आप समझिए कि वही टीम कंटिन्यू कर रही थी, मगर सिर्फ ज़का अशरफ हट गए तो मोहसिन नकवी आ गए। इन्होंने भी वही पॉलिसीज़ फॉलो की हैं जो ज़का फॉलो कर रहे थे। टीम मैनेजमेंट नहीं चेंज की और कैप्टनसी वही इश्यूज सारे चल रहे हैं। सिर्फ ये कि ज़का अशरफ धमकियाँ नहीं देते थे, इन्होंने अब प्लेयर्स को धमकियाँ भी देनी शुरू कर दी और ब्राइब्स भी ऑफर करनी शुरू कर दी। ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट द वे टू गो।
ये दिस इज़ द रॉन्ग वे टू गो, ऐसे नहीं काम चलेगा. यू नीड टू हैव अ गुड सिलेक्शन कमेटी जिसके अंदर वहाब रियाज और इस किस्म के लोग जो डाले हुए हैं ये सारे फारग हो जाएं. यू नीड अ न्यू टीम ऑफ कोचेस जो कि एक कोच सेंट्रल कोच हो जो अपनी टीम बनाए, उनको फुल पावर दिया जाए. ठीक है. और फाइनली आपको अभी इतनी डिवीज़न हो गई है इस टीम के अंदर, इतनी डिवीज़न हो गई है इस टीम के अंदर कि आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगी. अगर आप वो सैक्रिफाइसेस नहीं करेंगे तो ये डिवीजन्स ऐसे ही कंटिन्यू करेंगी और आपको ले बैठेंगी. आपको फैसला ये करना है कि ये जो ग्रुप बाजी है इसको आपने कैसे ख़त्म करना है. आखिरी बात ये कि ज़का अशरफ के ज़माने में प्लेयर पावर को एक दफ़ा फिर अहमियत मिली. ऐसे नेशनल सेलेक्टर लेके आए जिनके तल्लुकात प्लेयर्स के कमीशंस के साथ थे और प्लेयर्स की बैटिंग साइट्स के साथ थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाम मैं नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे लोग जो कौन आए. उन्होंने जो जिस किस्म के इंसेंटिव्स प्लेयर्स को दिए उससे उनका भी फ़ायदा था. उनको भी कमीशंस मिलती थी, बिजनेस चला. तो ये दिस वाज अ टेरेबल थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग. फिर इससे बड़ी टेरेबल थिंग थी कि ज़का अशरफ साहब को जब समझ आई कि हो क्या रहा है, उन्होंने सारी बात खोल दी मीडिया के अंदर और सारी बात कह दी कि यहाँ तो ये हो रहा है. अब वो भी ये गलती थी कि उसको संभालने की कोशिश करनी चाहिए थी. आपने जब सारा मीडिया के अंदर ये कह दिया कि यहाँ तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसके साथ और भी काम ख़राब हो गया. हाँ, और भी काम ख़राब हो गया. तो मैं ये समझता हूँ बैड मैनेजमेंट और सियासत और इंटरफेरेंस, ये जो अभी टीम जो चल रही है इसके अंदर एक इशू तो ये है कि एक साहब है, उनको क्यों खिलाया जा रहा है जबकि ही इज़ कॉन्स्टेंटली फेलिंग. और सबको पता है कि वो किसी नेशनल टीम के अंदर हिस्सा उनका नहीं बनता. और फिर भी उनको एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा खिला दिए. और उनकी एवरेज स्कोर 10 से कम है जो उनकी जितनी भी इनिंग्स खेली है उन्होंने. और अब जाके गाली गलौज शुरू हो गया उनके ख़िलाफ़. अब वो बेचारे की गलती तो नहीं है ना. और मुझे दुख होता है उनके वालिद के ऊपर भी कि जो कि बड़ी कोशिश कर रहे थे कि वो ऑन मेरिट सेलेक्ट हो, मगर देखिए ऑन मेरिट वो नहीं सेलेक्ट हो रहे. ही इज़ नॉट अप टू इट. और इतना प्रेशर अब आ गया है कि उनको रखना है. अब प्रेशर आ रहा है आवाम की तरफ से कि निकालें. टीम के अंदर भी इश्यूज़ हैं आयशा. वो कहते हैं कि सिफारशी रखा हुआ है, अच्छे प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा. फिर ये होता है कि जो अंदर की जो टेंशन्स हैं, बात करते हैं इमाद की और बाबर की और शाहीन की और बाबर की एंड सो ऑन. ये इनमें हकीकत है, ये ऐसे नहीं है, ये है बातें. शाहीन के पीछे भी लोग हैं जो कि टीम में नहीं हैं मगर बाहर बैठ के स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं. बहुत कुछ है यहाँ फील्ड पे नजर आता है जब बहुत कुछ हो रहा है. तो सब इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए. ये $1 लाख दे दिए और धमकी दे दी कि मैं सारी टीम को सैक कर दूंगा. ऐसे काम नहीं चलेगा. और मैं समझता हूँ कि इसको तरीके के साथ हैंडल करना चाहिए. अगर आप नहीं कर सकते तो स्टेप असाइड. अभी सुना है कि साइम मयूब जो हैं उनको मौका मिल सकता है अगले मैच में. बहरहाल साइनिंग ऑफ मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि वो पटाखे फोड़ने के लिए जो हमारे पड़ोसी मुल्क तैयार रहता है इंडिया, और हमेशा उन्हें पटाखे फोड़ने का मौका मिलता है पाकिस्तान के बजाय. इस हार के बाद पाकिस्तानी टीम का मोराल इस वक्त कहाँ होगा? इतना क्रिटिसिज्म. फैक्ट इज़ फैक्ट जो मैंने कहा है कि टीम के अंदर टीम स्पिरिट नहीं है, डिविजन्स हैं, यूनिटी नहीं है और कॉन्फ्रंटेशंस हैं. अच्छा, अब जब हारते हैं आप तो फिर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है ये. कैप्टन स्पेशली उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है. अब मोहसिन नकवी साहब पहुँच गए, मैंने सुना है न्यूयॉर्क. अच्छा, पहुँचे हैं तो उनको ये पता चला कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा खाना ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, एक गाला ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, एक डिनर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है एक बड़े क्लब के अंदर. अगर आप जीते होते और कुछ होता तो लोग आ भी जाते. हाँ. मगर अब सूरत हाल ये है कि वो कैंसिल कर दिया उन्होंने. कोई सूरत में आप कहाँ जाके क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे. हाँ. तो अब यहाँ जाके क्या ये होगा क्या नहीं होगा. इंडिया मैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टीम इज़ डिमोरलाइज्ड. ये डिमोरलाइजेशन एशिया कप से लगी शुरू हुई है. आयरलैंड में भी आपने देख लिया, इंग्लैंड में आपने देख लिया, अब आपने यहाँ भी देख लिया. इसको कैसे पिकअप करना है. ठीक, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. ऑन टूर पिकअप करना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज आप कोई मेजर चेंजेस नहीं कर सकते. आप टीम सेलेक्टर्स को आप उस वक्त चेंज नहीं कर सकते. टीम कैप्टन को आप चेंज नहीं कर सकते एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कोचेस आप नए नहीं ला सकते. तो अब देखना ये है कि कैसे मोटिवेट किया जाएगा इनको. मेरा ख्याल है एक अच्छा फैक्टर है कि जब भी इंडिया के साथ खेलते हैं तो उस वक्त जो इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं पाकिस्तानियों के वो कम हो जाते हैं क्योंकि एक कॉमन एनिमी जिसको आप समझते हैं. एवरीबडी गियर्स अप. एक रश ऑफ इंसुलिन, एड्रेनलिन, नॉट इंसुलिन बट एड्रेनलिन, एक रश ऑफ एड्रेनलिन आता है और वो फिर इंडिया के लिए एवरीबडी पुट्स देयर बेस्ट इन. तो लेट्स होप दे पुट देयर बेस्ट इन. मैं ये आपसे कहूँगा कि
जिस तरीके से ड्रॉप इन पिचेस वहाँ लाए गई हैं, 4 ड्रॉप इन पिचेस आई हैं, दो इस्तेमाल हो रही हैं, 2 अभी नहीं इस्तेमाल हुई, वो काफ़ी अनइवन बाउंस हो रही है वहाँ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि केक होगा, केक वॉक होगी फॉर इंडिया वो पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज़ द कैपेसिटी टू पुल इटसेल्फ अप। जो डिविजन्स हैं उनको श्रग देम अवे एंड से दिस इज़ द कॉमन एनिमी, चलो लेट्स पुट आवर शोल्डर्स टू इट। ये पॉसिबल है, मगर क्या ये ओवरकम कर लेंगे? क्या इंस्पिरेशन चेयरमैन साहब देंगे उनको सही किस्म की? क्या उनके कोचेस को बैठा के कोई पेप टॉक सही किस्म की होगी जो कि स्ट्राइक करेगी सबको और फिर वो करेंगे? आई डोंट नो, बट यू नो इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। ऑलरेडी लोगों ने पाकिस्तान को राइट ऑफ कर दिया है, एंड राइट ऑफ सही किया है, बिकॉज द करंट परफॉर्मेंस इज़ टेरेबल। अगर यही डीमोटिवेशन रही और यही डिविजन्स रही और यही सल्किंग हुई और यही डिप्रेशन रही, और वो बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाता है, ठीक है, तो वो हमें पता चल जाएगा पहले 5 ओवर्स के अंदर कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसी से आप प्रिडिक्ट कर सकेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। इंडियंस तो आएंगे विद फुल फ्लेज्ड, वो तो जैसे है कि केक वॉक, क्या हमने तो क्रश कर दिया, दे आर हेडस्ट्रॉन्ग। हाँ नहीं, वो कहते हैं दे आर वन ऑफ द टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड, और इट हैज टू बी अ मेजर डिबैकल। और डिबैकल इसीलिए होगा एक ही सूरत में, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम 2017 में जब गए थे खेलने लॉर्ड्स में, तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडियंस वर एक्सपेक्टेड टू विन और पाकिस्तान वाज एक्सपेक्टेड टू लूज़। मगर हुआ ये कि शुरू में ही एक बहुत बड़ा गुड लक हुआ, जिसकी वजह से फ़खर ज़मान जो थे वो शुरू में आउट हो गए, उनको फिर नो बॉल हो गया तो वो बच गए, एंड ही वेंट ऑन टू स्कोर अ ह्यूज नंबर ऑफ रन्स एंड वी मेड अ गुड टोटल। जब इंडिया केम इन टू बैट दे वर फेसिंग अ गुड टोटल, सॉलिड टोटल 300 प्लस, मगर आमिर ने उस वक्त 3 जिस तरीके से, इट वाज जस्ट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। उसके बाद इंडिया उठ ही नहीं सका। तो अब अगर इस किस्म की कोई सूरत होती है कि फ़खर ज़मान चल जाता है, या आमिर एक बार फिर, या नहीं बैट्समैन फ़खर चल जाता है, या रिजवान चल जाता है, या इफ्तिखार चल जाता है, वो लोग जो फेल होते रहे, अगर उनमें से 2 चल गए, इस किस्म की इनिंग्स के अंदर 2 ही चलने होते हैं, बाकी सब तो 10-15 करके आउट होते हैं। 2 चल जाते हैं, अगर 2 चल जाएं जो कि 60, 70, 80 बना लें तो यू आर थ्रू। और इसी तरीके के साथ शुरू में अगर आप 2-3 क्विक विकेट्स ले लें और दूसरी साइड को डिफेंसिव पे डाल दें तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। सो मैं ये समझता हूँ द फर्स्ट 5 ओवर्स वेदर इंडिया इज़ प्लेइंग और पाकिस्तान इज़ प्लेइंग, आपको पता चल जाएगा बॉडी लैंग्वेज क्या है और कौन हावी है और कौन नहीं है। ये तो उस दिन जब मैच में उतरेंगे तब पता चलेगा, लेकिन दरमियान में जो 1 दिन का गैप है, इस दौरान टीम का मोराल बूस्ट करने के लिए क्या किया जाता है और कैसे ये तनकीद जो है इसको इग्नोर करके मैदान में एक टीम बनकर उतरते हैं। इंटरेस्टिंग मैच होगा, कम से कम सेंसेशनल तो होना चाहिए। अगर हारें भी, खुदा ना खास्ता तो लड़कर हारे। ये अमेरिका के साथ जो मामला हुआ कि जिसमें एक बेबी टीम के साथ उन्होंने इतना टफ टाइम दिया, ऐसा मैच हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। एक बार फिर हम इतवार को ज़रूर बैठेंगे स्क्रीन के सामने। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। आपको सियासत की बात हो जाए सेठी साहब? छोड़ो यार, सियासत ही तो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, ये क्रिकेट पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे थे ना। क्रिकेट की बात सारी जड़ा बह गई है सियासत। हाँ, क्रिकेट भी, हाँ, खेल के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो डिस्कस करें। तो स्किपर की बात कर लेते हैं। एक और स्किपर की बात कर लेते हैं जो बिल्कुल स्किप नहीं हो रहे पॉलिटिक्स से। इमरान खान स्किपर डटा हुआ है हाँ। और सारी खबरें उनके गिर्द घूमती हैं। आज उन्होंने क्या कहा, उनके कमरा कैसा है, उनको खुराक में क्या दिया जाता है, उन्होंने जैसा सारी खबरें उनके गिर्द घूमती हैं। अब उन्होंने जो ताज़ा बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिकमेंडेशन एक उनको आई थी, मशवरा दिया गया था, तो उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि हम उनसे बात करेंगे जिनके पास पावर है। ये जमहूरी रवैया है, उनकी ख्वाहिश ये पूरी होगी? वैसे सेठी साहब देखिए, 2 सवाल खड़े कर दिए आपने। सुप्रीम कोर्ट ने उनको एडवाइस दी है कि आप पार्लियामेंट में जाके सियासतदानों से बात करें, अपने मसाइल हल करें। ये इशारा हुकूमत की तरफ भी है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी है कि हमारे पास मत आएँ, हमारे बस की बात नहीं है कोई हम ऐसे फैसले करें जिसके साथ सारे खुश हों। ये कोई खुश होगा, कोई नहीं खुश होगा और हमारी बदनामी हो रही है। दिस वाज द मैसेज द चीफ जस्टिस वाज ट्राइंग टू गिव कि डोंट गेट पॉलिटिक्स आउट ऑफ द कोर्ट्स। हमें मजबूर ना करें, एंड क्योंकि आवर डिसीजंस यू वोंट लाइक एंड दे मे क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। तो अब आइए कि उन्होंने खान साहब को एडवाइस दी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो बात करनी है उनके साथ जो चौकीदार है, जो कि घर में
घुस गया और मालिक को बाहर निकाल के फेंक दिया। जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इख्तियार है, मालिक के पास कोई इख्तियार नहीं है, चौकीदार के पास इख्तियार है, इन्होंने चौकीदार घर मालिक में बैठा कहा हुआ है था। बंदूक लेके, तो फिर मेरी बात उन्हीं से होनी है। आरिफ अलवी साहब ने मालिक कहा था। हाँ, मालिक। तो अब बात यह है कि खान साहब भी उसी से बात, चौकीदार से बात करना चाहते हैं। मालिक से, मालिक चौकीदार, चौकीदार ओब्लिक मालिक, ऐसे ही है ना। तो अब बात यह है कि खान साहब एक तरफ तो जमहूरी बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ रियाल पॉलिटिक खेलते हैं हाँ। कि जो पावर स्ट्रक्चर है उसके साथ बात करनी है। हकीकत तो ये है कि बात हमेशा उन्हीं से होती है, खा वो नवाज शरीफ हो या वो जरदारी साहब हो। अब इमरान खान साहब भी वही बात कर रहे हैं, सारे एक ही बात करते हैं, सारे वहीं भागते हैं। जब निकाले जाते हैं वो निकालते हैं, और जब दूसरे को निकालना होता है वहीं भागे जाते हैं। अब खान साहब को भी उन्होंने निकाला, अब खान साहब भी उनके पास भागे जा रहे हैं कि इनको निकालो। ठीक है, जब इन्होंने उनको खान साहब को निकाला गया तो ये भागे गए, अब हमें बटाओ। तो बात यही है, सारे वहीं जाते हैं। तो ये खान साहब की गलती नहीं है। अच्छा। ये आपकी एक सिस्टम यहाँ बन चुका है पाकिस्तान के पावर DNA पॉलिटिक्स की, का, हाँ। कि उन्हीं के पास जाना पड़ता हाँ। है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब ऑपोजिशन, अब खान साहब ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन जब चौकीदार मालिक के पास जाती है तो उस वक़्त कोशिश ये होती है कि मालिक चौकीदार जो है वो जो बाकी जो घर पे बैठे हुए हैं जिनको रखा हुआ है उनसे नाराज़ होते हैं। वो नाराज़गी को बढ़ाने के लिए ये दाना डालने जाते हैं, उन्होंने कड्डो सामने लेके आओ। ठीक, जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने और पीपल्स पार्टी ने समझौता किया, उस वक़्त बाजवा साहब नाराज़ थे इमरान खान से। इन्होंने कहा एक्सप्लॉइट करो इनकी डिवीज़न को और इनको तोड़ो आपस में, तोड़ के और इनके साथ मिल जाओ। इन्होंने ये कामयाब हो गए। अब खान साहब भी यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ इस्टेब्लिशमेंट को इनसे दूर किया जाए और उनके साथ मिलकर कोई आगे बढ़ा जाए। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि खान साहब की लड़ाई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, गवर्नमेंट की लड़ाई नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उस वक्त गवर्नमेंट की लड़ाई थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ऑपोजिशन बाहर बैठी हुई थी, इसलिए कामयाब हो गए वो इस्टेब्लिशमेंट को उकसाने में कि इनको निकालो। अगर खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई ना होती, प्यार मोहब्बत होती, तो फिर खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करके इन लोगों को निकलवा देते। अगर सूरत हाल ऐसी नहीं है, अब बड़ा मुश्किल काम ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन लोग जिन लोगों को वो लेके आई है हाइब्रिड प्लस इस्टेब्लिशमेंट खुद उन पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट नई इस्टेब्लिशमेंट को ये इन्होंने अपॉइंट किया। और तो इनका जो इकट्ठ है या जो जोड़ है वो अब बहुत ऑर्गेनिक होता जा रहा है, आइडियल होता जा रहा है। वो ये कि एक जाता है तो दूसरा चला जाएगा, दूसरा जाता है तो पहला चला जाएगा, एक दूसरे से सर्वाइवल है। हाँ। तो खान साहब का केस फर्क था। हाँ। इसलिए अब आज जो खान साहब ये कह रहे हैं कि जी किसी तरीके के साथ अब मैं सिर्फ पावर ब्रोकर के साथ बात करूंगा, वो बात आपसे कैसे करेंगे? वो तो इनके साथ बैठे हुए हैं, वो आपसे बात कैसे करेंगे? वो नहीं करेंगे। तो खान साहब को समझ आनी चाहिए इस बात की। अच्छा, अब खान साहब को समझ तो है, मगर खान साहब एक और गेम खेल रहे हैं ना। वो कह रहे हैं अच्छा सेठी और आयशा तो सैट होए ने, तो हुण इन्हां नूं तोड़ना तो मुश्किल है, तो आयशा दे नाल कौन है, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिल के आयशा नूं छुट्टी करावां। अच्छा, हुण बस इससे ज़्यादा आयशा की छुट्टी हो गई तो जड़ा नवी आएगी उत्थे तो मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ सेट हो जावां। ठीक है, वेरी नाइस। हाँ, तो अब ये है कि वो फौज के अंदर ऐसे होता नहीं है। इशारा तो आपने खुद ही, बात तो आपने खुद ही खोल दी। फौज ऐसे होता ही नहीं। मैंने क्या पूछना था आपसे। इस पे एक मुझे लतीफ़ा याद आया कि केस का रिजल्ट नहीं निकल रहा था तो किसी ने तजुर्बे में कहा चूहा बदल के देखे। इससे ज्यादा मेरा ख्याल है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। बात आइडिया बहुत अच्छा है। खान साहब को मेरी एक एडवाइस है, खान साहब ने अगर दाना डालना है तो खान साहब इन जॉनीज के साथ बात करें, इन जॉनीज के साथ बात करें और इनको दूर करें और इनके एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान दरार डालने की कोशिश करें, एस्टैब्लिशमेंट को इनके खिलाफ करने की कोशिश करें। ये ना करें कि एस्टैब्लिशमेंट इनके और करीब होती जाए। खान साहब की स्ट्रेटजी जो है वो इन दोनों एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को इकट्ठा कर रही है, वो गलत है। इनको डिवाइड करने की जरूरत है। वो डिवाइड ऐसे ही हो सकता है कि आप सियासत करें सियासतदानों के साथ, बिल्कुल, और उनके साथ मिलके इनको, हाँ, जैसे नवाज शरीफ साहब जब कभी बात करते थे तो तब उन्हें कहा गया कि आप तो इमरान खान साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो अब इमरान खान साहब वो गलती कर रहे हैं कि वो वाली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो सेठी साहब का मशवरा अच्छा है और जज साहब का मशवरा अच्छा है, जज साहब का भी मशवरा अच्छा है। तो सियासतदानों को आपस में मिल बैठ के ही इंतजाम होगा, यही उनके हक में बेहतर है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत है।